वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। कार्तिकेयपुर राजवंश को देख रहे थे हम, ये कत्यूरी राजवंश। उसका आज सेकंड पार्ट देखेंगे। जो साथी नए हैं तो पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, वहां पहले पार्ट को पूरी डिटेल में इसका मैंने बताया है, इंट्रोडक्शन और कौन कौन से राजा हुए क्या हुए करके। आज उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। देखिए, कल का रिलेट करते हुए आज पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक जाएंगे। हमने कल देखे थे परिवार के बारे में बात की थी, इनके जो वंश थे सब। हमने पहले बसंत देव के बारे में बात की थी, बसंत देव का परिवार। ठीक है, ये पूरी डिटेल में इससे पहले हमने देख लिया है। आप लोग पिछले वाली वीडियो में जाइएगा, वहां सब मिल जाएगा। ठीक है, बसंत देव वाले परिवार की बात करते हैं तो बसंत देव आता है, फिर उसके बाद अज्ञात आता है इसमें। अज्ञात, इसका नाम नहीं मिला है। फिर खरपण देव आता है, खरपण देव। खरपण देव के बाद कल्याण राजदेव आता है, कल्याण राजदेव। कल्याण राजदेव के बाद त्रिभुवन देव आते हैं, त्रिभुवन राजदेव। ठीक है, ये हो गया हमारा बसंत वाला, बसंत देव वाला। ठीक है, इसके बाद हम निम्बर वंश देखेंगे या निम्बर परिवार, निम्बर वंश। ये वाला परिवार देखेंगे, इसमें श्री निम्बर आ जाएगा पहले, यही निम्बर, निम्बर वंश। ठीक, उसके बाद हमारा इष्ट गणदेव आ जाता है, इष्ट गणदेव। देखिए, इसने उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने की बात कही थी, मतलब इनने एक, मतलब उत्तराखंड को एक किया था। ठीक, इसको पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, एक एक को पढ़ लेके चलेंगे। ललित सूर्यदेव बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे इंपोर्टेंट यही है ललित सूर्यदेव। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ललित सूर्यदेव। ललित सूर्यदेव के बाद हमारा आ जाता है भूदेव। इसके लेख से ही पता चल रहा था कि ये बसंत देव यहाँ का फाउंडर था, मतलब संस्थापक था इसका। ठीक है, भूदेव पढ़ेंगे इसका आगे, इसका बागेश्वर शिलालेख। ठीक, फिर उसके बाद हमारा सलोड़ादित्य वंश, तीसरा तीसरा परिवार आ जाता है हमारा सलोड़ादित्य। सलोड़ादित्य वंश। इसके बाद फिर इच्छर देव आ जाते हैं, इच्छर देव या इसको इच्छर देव भी बोलते हैं, इच्छर देव। ठीक है, मच्छर से याद कर लेना। देसठ देव, देसठ देव। देसठ देव के बाद पदम देव आ जाते हैं, पदम देव के बाद सुभिक्ष राजदेव आ जाते हैं, सुभिक्ष, सुभिक्ष राजदेव। देखिए, ये सुभिक्ष राजदेव का नरसिंह देव करके होता है एक इसका वंशज, इसका वंशज जो होता है नरसिंह देव। ये नरसिंह देव अपनी राजधानी फिर फाइनली यहाँ से बागेश्वर बैजनाथ घाटी में ले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इन लोगों का फिर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, आगे देखेंगे इनको। फिर कोई लोग उसको चौथा परिवार बोल देते हैं, लेकिन उसको वो फिर बाद बाद में ऐसे ही धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, देखेंगे उनको पूरी डिटेल में। ठीक है, 10वीं शताब्दी के अंत में बोल लीजिए, 11वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में क्या होता है, सुभिक्ष राजदेव का वंशज नरसिंह देव द्वारा कुमाऊं की गोमती घाटी यानी कि बैजनाथ में ये राजधानी परिवर्तन स्थानांतरित कर देता है। वहां से इनका धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। क्यों इनने राजधानी स्थानांतरित की, क्या क्या, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी होती है हिस्ट्री, अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग कहना। अब एटकिंसन बोलता है कि ये कुछ नहीं हुआ था ऐसा। ठीक है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे हम। अब हम स्टार्ट करते हैं बसंत देव से, इन राजाओं को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं आज हम। ठीक है, इस बसंत से देव से लेकर ऐसे यहाँ से पढ़ते हुए इनको, ऐसे पढ़ते हुए पूरा ऐसे डिटेल में पढ़ते हुए इस सुभिक्ष राजदेव तक आएंगे। फिर उसके बाद मैंने जो नरसिंह देव बताया, नरसिंह देव जो ये राजधानी ले गया, इनको भी पढ़ेंगे। इनके फिर जो परवर्ती कुड़ेन्द्र राष्ट्र, मतलब ये कत्यूरी राजवंश होगा, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो बसंत देव से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो साथी नहीं है तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक है, हिंदी की सीरीज भी चल रही है, सारी चीजें चल रही हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो खुद ब खुद चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, रीजनिंग वगैरह सब मिल जाएगा आपको वहाँ। पहला देखते हैं बसंत देव। ठीक है, बसंत देव, बसंत देव हो गया। देखिए, इसकी उपाधि की बात करें,
उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिराज था। इस परम भट्टारक महाराजा धीराज, लगभग इन लोगों की यही उपाधि रहेगी, परम भट्टारक महाराजा धीराज। किसी किसी में आगे से परमेश्वर करके भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखते रहे हम आगे हो, ठीक। इसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर बनवाया। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर बनवाया था, ठीक। देखिए हमने इससे पहले देखा था कि ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या किया था, उसमें मूर्ति स्थापित की थी, ठीक है। वो सारी चीजें, वैष्णवों को शरणेश्वर नामक गांव अग्रहार किया था इसने, मतलब अग्रहार मतलब दान दिया था इसने, ठीक है। वैष्णवों को शरणेश्वर नामक, वैष्णवों को शरणेश्वर, शरणेश्वर नामक गांव दान दिया था। गांव दान दिया था, ठीक है। इसने बागेश्वर शिलालेख से उसकी पत्नी का नाम पता चलता है, बागेश्वर शिलालेख, बागेश्वर शिलालेख से इसकी पत्नी का नाम पता चलता है। इसकी पत्नी का नाम राजनारायणी देवी था, राजनारायणी देवी था, ठीक। इसकी पत्नी का नाम, इतना ध्यान रखना, राजनारायणी देवी। अब इसके बाद हम अज्ञात की बात कर लेते हैं। अज्ञात, इसकी उपाधि भी सेम थी, परम भट्टारक महाराजाधिराज। ये शैव मत को मानने वाला था, शैव मतावलंबी था ये शैव मत को मानने वाला था, शैव मत को मानने वाला, इतना ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वही देखेंगे, बस उपाधि इसकी सेम यही है, परम भट्टारक महाराजाधिराज, ठीक है। जिसकी उपाधि अलग होगी तो मैं वो बता दूंगा। उसके बाद देखते हैं हम खरपण देव, ठीक। खरपण देव, उपाधि इसकी भी परम भट्टारक महाराजाधिराज थी, ठीक। माना जाता है इसके समय में ना ललितादित्य मुक्तापीठ ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था, हमने आगे पढ़ा था जो। तो इसकी जानकारी कर्णगढ़ की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है। इसके समय में कश्मीर के शासक, शासक ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या किया था, अटैक किया था उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में अटैक किया था इसने, उत्तराखंड में अटैक किया था इसने, ठीक है। ध्यान रखना, इसकी जानकारी कहां से मिलती है, कल्हड़ की राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी, ठीक है। किसकी थी, कल्हड़ की थी, कल्हड़। देखिए उत्तराखंड में ये ना, उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, ये कारकोट वंश का हुआ करता था। ललितादित्य मुक्तापीठ किसका था, कारकोट वंश का, कारकोट वंश का हुआ करता था। देखिए हम अगर कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे ना तो वहां पर उत्पल वंश, उत्पल वंश, कारकोट वंश, जब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम वहां देखेंगे कारकोट वंश हो गया, और वहां पर लोहार वंश, लोहार वंश, इनको पढ़ रहे होते हैं हम वहां पर। इस कारकोट वंश का ही कौन था, ये ललितादित्य मुक्तापीठ था, ठीक है। ललितादित्य मुक्तापीठ था इस कारकोट वंश का, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो उत्तराखंड मतलब वो भारत में इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें कश्मीर का इतिहास पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस वाइज है, क्रमबद्ध है, ठीक है। तो इसमें कल्हड़ ने लिखा हुआ है ये राजतरंगिणी को, ठीक।
ये हो गया हमारा खरपण देव। उसके बाद कल्याण राजदेव के बारे में पढ़ लेते हैं। कल्याण राजदेव, कल्याण राजदेव, कल्याण राजदेव उपाधि वही परम भट्टारक महाराजा धीराज थी। इसकी पत्नी का नाम, पत्नी इसकी लच्छा देवी थी, देवी, ठीक है, लच्छा देवी है, ठीक है। इसके बाद हम अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें जो जो इंपोर्टेंट होंगे उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे, ठीक है। त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव, इसने किरात पुत्र के साथ संधि की थी। इसने क्या किया था? किरात पुत्र के साथ संधि की थी, किरात पुत्र के साथ संधि की थी, ठीक है। तथा व्याघ्रेश्वर देवता को भूमि दान दी थी। व्याघ्रेश्वर देवता को भूमि दान दी थी। ये चमोली में है, ठीक है, ठीक। इतना ध्यान रखना। हमारा पहला वंश बसंत देव वाला वंश होता है कंप्लीट, ठीक है। ये वाला मतलब ये वाला परिवार कंप्लीट होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अनावश्यक चीजों में नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं निम्बर वंश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और निम्बर वंश से ही सबसे ज्यादा ये पेपर में आता है। हमारे यहाँ पर यही यही इंपॉर्टेंट है राजा है। इष्टगण देव हो गया, ललित सूर्यदेव हो गया, ठीक है। तो निम्बर वंश को देखते हैं हम। निम्बर वंश या निम्बर परिवार बोल लीजिए, ठीक है। ये निम्बर में निम्बर ही आ जाएगा पहले। पाल शासकों के आक्रमण के बाद इसकी स्थापना की इसने। पाल शासकों के आक्रमण के बाद इसने क्या किया? स्थापना की। पाल शासकों के आक्रमण के बाद स्थापना, ठीक है। इसने पालों से संधि की। इसने पालों से संधि, संधि तो करेगा ये, नहीं तो इसका हैप्पी बर्थडे कर देंगे हम। इसने पालों से संधि की, ठीक। शैव मत को मानता था ये, ठीक। इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण कराया, बहुत इंपोर्टेंट है। जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया। देखिए विमान का मतलब क्या हुआ ना, मंदिर हुए। बेसिकली जो मंदिरों में भी जो मंदिरों का ऊपर वाला पार्ट होता है ना उसको विमान बोलते हैं। जैसे ये है तो इसमें ये वाला पार्ट जो है इसको विमान बोलते हैं, ठीक है। तो इसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया, ठीक। बागेश्वर के शिलालेख में इसको निम्नवर्त या पांडिकेश्वर में ताम्रपत्र में से निम्नवरम कहा गया है। देखिए बागेश्वर शिलालेख है जो, बागेश्वर शिलालेख, बागेश्वर शिलालेख में इसको निम्नवर्त तथा पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में, ताम्रपत्र लेख में इसको श्री निम्बोरम कहा गया है। श्री निम्बोरम कहा गया, ठीक है। इसकी रानी की बात करें तो रानी इसकी दासू या नाथू देवी थी। इसको दासू बोल देते हैं तो इसको नाथू देवी भी बोल देते, ठीक। ये हो गया, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं इष्ट गणदेव को। इष्ट गणदेव, ठीक।
इष्ट गणदेव, ये निम्बर का पुत्र है, इसका पुत्र है। निम्बर का पुत्र है। उपाधि इसकी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर आ गई। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। उपाधि परम भट्टारक, परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज परमेश्वर, महाराजा धीराज परमेश्वर, ठीक है। इष्ट गणदेव को कहा जाता है। ललित सूरदेव के ताम्रपत्र लेख में इसे परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि से इसका नाम लिया गया, इसको विभूषित किया गया, ठीक है। ललित सूरदेव जो है, इसके बाद आएगा इसका बेटा ललित सूरदेव। ललित सूरदेव के ताम्रपत्र में इसे परम माहेश्वर, परम माहेश्वर तथा परम ब्राह्मण, परम ब्राह्मण उपाधियों से इसको सम्मानित किया गया है, इसको बोला गया है या विभूषित किया गया है, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब इसको ये उपाधियां दी गई हैं, ठीक है, ललित सूरदेव के ताम्रपत्र में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इस कोई ललित सूरदेव को इसका बेटा है वो, ठीक है, काफी प्रतापी राजा हुआ करता था। इसकी रानी देख लेते हैं। ईस्ट गणदेव, ठीक है। रानी, इसकी रानी का नाम था धरा देवी। रानी धरा देवी थी। पहला शासक जिसने राज्य का एकीकरण किया, पहला शासक जिसने राज्य का एकीकरण किया, देखिए हम पढ़ते हैं ना उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने वाला शासक कौन सा था, तो ये वही है, इष्टगण देवी है, ठीक है। इसने पहले उत्तराखंड को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की थी, ठीक है। ये हो गया। जागेश्वर में इसने, देखिए जागेश्वर में इसने काफी मंदिर बनवाए, उनको देख लेते हैं। जागेश्वर में, जागेश्वर में इसने नवदुर्गा, नवदुर्गा महिषमर्दिनी, नवदुर्गा महिषमर्दिनी, लकुलिश, लकुलिश, नटराज, नटराज। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तंजौर में चोलों ने भी ये नीति की, नीचे की जब साउथ हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, नीचे नीचे भी चोलों ने तंजौर में, यहाँ पर अगर साउथ हिस्ट्री हम जब पढ़ेंगे ना, यहाँ ये वाली नीचे की इस प्रकार की ये वाली, तो इसमें यहाँ पर साउथ में भी चोलों ने सबसे बड़ा ये नटराज का मंदिर बनाया था, ठीक है। नटराज का मंदिर बनाया, नटराज के मंदिर, ठीक, मंदिर बनाए इसने, ध्यान रखना, ठीक है, बनाए, ठीक। ये हो गया हमारा इष्ट गणदेव। अब देख लेते हैं इसका बेटा ललित सूरदेव। ललित सूरदेव को नेक्स्ट पेज में ही देख लेते हैं। ललित सूरदेव काफी प्रतापी राजा था, इसने बद्रीनाथ को भूमि दान भी दी थी, ये एग्जाम में आ भी गया है, ठीक है। ललित सूरदेव, ललित सूरदेव, ये इष्ट गणदेव का बेटा था। इष्टगण का बेटा है, ठीक। इष्टगण का बेटा है। उपाधियां, इसकी उपाधियां, उपाधि हम बात करेंगे परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर, परम भट्ट
भट्टारक महाराजा धीराज, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर भी बोलते हैं इसको, परम माहेश्वर, परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक, परम ब्राह्मण भी बोलते हैं इसको। इसकी रानियां की बात करें, दो रानियां थी इसकी, दो रानियां थी। एक थी इसमें लया देवी और दूसरी थी श्यामा देवी, ठीक। देखिए पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में इसे बराह अवतार के समान बताया गया है। देखिए बराह अवतार का मतलब क्या होता है, सुअर का होता है। जहाँ पुरातात्विक स्रोत पढ़े थे ना, तो वहां भी मैंने बताया था पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र लेख है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख में इसको बराह अवतार बताया गया, बराह अवतार। ये बराह अवतार ना, ये सुअर का अवतार, ठीक है, ये सुअर का अवतार होता है। मैंने पहले बताया। देखिए जैसे हमने कांतिकेयपुर, जो हमने कांतिकेयपुर देखा था, मतलब कच्छ कुर्म आकृति विष्णु ने अवतार लिया था, इस प्रकार से देखो तो उसका मतलब कछुआ था। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा है, बराह अवतार, मतलब ये सुअर बोलते हैं बराह को, ठीक है। ठीक, इसके ताम्रपत्र में बराह अवतार का के समान बताया गया इसको, ठीक है। ठीक है, मैं इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे और अच्छे, थोड़ा ठीक से लिख दे रहा हूँ, आप लोग अगर नोट करते होंगे तो, ठीक है। किया गया है, ठीक। इसकी रचयिता, ये बहुत इंपोर्टेंट है, इसके रचयिता, इसको गंगाभद्र था इसके रचयिता, गंगाभद्र, ठीक, रचयिता गंगाभद्र इसके रचयिता थे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। इसके सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, ठीक है। इस ललित सूरदेव के सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं, सर्वाधिक अभिलेख मिले। हमने पिछले वाले वीडियो में पूरी डिटेल से देख लिया है, आप लोग जाना वहां, ठीक है। सर्वाधिक अभिलेख मिले किसके, ललित सूरदेव के। आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाएंगे तो कौन कौन से मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले, पांडुकेश्वर के अलावा कहाँ कहाँ से और कहाँ से मिले हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है भूदेव। भूदेव को भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। भूदेव, ललित सूर, देखिए ललित सूरदेव का जो मैंने देखी थी ना, बताई थी कि जो दो रानियां थी, इसकी जो लया देवी है ना, इस लया देवी का पुत्र था ये, ललित सूरदेव तथा इस लया देवी का पुत्र, ठीक। ललित सूरदेव का लया देवी से जन्म हुआ, ललित सूरदेव, सूरदेव प्लस लया देवी लिख देता हूँ, लया देवी, लया देवी से ये जन्म हुआ, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। भूदेव, इसकी उपाधियों की बात कर लेते हैं। उपाधियां, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, परम भट्टारक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज परमेश्वर, ठीक। परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर, इसको परम ब्राह्मण भक्त भी बोलते थे, परम ब्राह्मण भक्त, परम ब्राह्मण भक्त भी बोलते थे। इसको बुद्धि श्रवण शत्रु भी बोलते थे, इसको बुद्ध श्रवण शत्रु, बुद्ध श्रवण, बुद्ध श्रवण शत्रु,
ठीक। इसने बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण कराया था। इसने बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण कराया। बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण, बैजनाथ मंदिर समूह का निर्माण कराया था। इसने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान में दी थी, दान की थी इसने। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ये हो गया हमारा ललित सूर्यदेव। बुद्ध शरमण शत्रु का मतलब हुआ कि ये बौद्ध धर्म को नहीं मानता होगा ना, उसका विरोध करता होगा। ठीक है, श्लोणादित्य देख लेते हैं अब। श्लोणादित्य वंश, श्लोणादित्य वंश देखेंगे अब हम। श्लोणादित्य, श्लोणादित्य वंश, श्लोणादित्य का परिवार। ठीक, इसमें पहला श्लोणादित्य देखेंगे हम। श्लोणादित्य, ठीक है, इसकी रानी की बात करेंगे। यहाँ पर आप ज्यादा वो नहीं है, जो की पॉइंट होंगे देखिए हमारे जो इंपोर्टेंट थे ना, ये हमारा निम्बर वाले में ही थे। ललित सूर्यदेव हो गया, उससे पहले हमने भूदेव वगैरह ये सारे जो पढ़े थे ना, ये डिटेल में हमने यही सारे इंपोर्टेंट है। ठीक है, हमारा निम्बर में निम्बर वाले जो ये बहुत इंपोर्टेंट है। इष्टगण देव हो गया हमारा, ललित सूर्यदेव हो गया, ये सारी इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद जो श्लोणादित्य वाले हैं, इनके भी जो इंपोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। रानियां इनकी बहुत बार पूछ ली गई हैं, तो इनकी रानी देख लेंगे। इसकी रानी थी सिंधलवी देवी। सिंधलवी देवी, ठीक है, सिंधली देवी। इच्छर देव, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इच्छर देव। इच्छर या इच्छड देव भी बोलते हैं इसको। ठीक, रानी इसकी सिंधु देवी थी। रानी सिंधु देवी। ठीक, देसठ देव अगला। देसठ देव, इस परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर इसकी उपाधि थी। ठीक है, इसकी रानी की बात करें, रानी इसकी पझल थी। ठीक, पदम देव, इसने शासन के 25वें वर्ष में बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। ठीक है, इसके शासन के 25वें वर्ष में बद्रीनाथ को भूमि दान दी थी। देखिए अगर देखेंगे कि हमारा अगर मेन जो होता है भूमि दान देने वाला बद्रीनाथ को, तो वही हमारा कौन था, ललित सूर्यदेव। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, हमारा ललित सूर्यदेव ने भूमि दान दी थी मेनली। और ये भी देता है पदम देव भी। ठीक है, पदम पदम देव भी दे रहा है और ललित सूर्यदेव भी दे रहा है। ठीक है, ललित सूर्यदेव काफी प्रतापी राजा है और वो भूमि दान देता है, वो एग्जाम में आ भी चुका है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे सुविक्स राजदेव। देखिए सुविक्स राजदेव लगभग इनका अंत, इसके बाद फिर इनके इसके वंशज क्या करते हैं, राजधानी को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सुविक्स राजदेव, सुविक्स राजदेव उपाधि की बात करेंगे, इसकी परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर थी। ठीक है, इसने राजधानी कार्तिकेयपुर से स्थानांतरित कर सुभिक्षुपुर ले आया। ये राजधानी को अभी तक इनकी कहाँ चल रही है, कार्तिकेयपुर चल रही है। इस कार्तिकेयपुर से इसने कार्तिकेयपुर कार्तिकेयपुर से ये कहाँ ले आया, सुभिक्षुपुर ले आया। ये अभी जोशीमठ में ही है। ठीक है, ये ले आया सुभिक्षुपुर। सुभिक्षुपुर ये जोशीमठ के ही बगल में है। ठीक है, जोशीमठ, अभी ये गए नहीं है वहां से। ठीक, इसके बाद इसका क्या होगा, इसका जो वंशज होगा
नरसिंह देव करके आएगा। वो नरसिंह देव क्या करता है, यहाँ से ले जाके इसको कतियूर घाटी ले जाता है, को देंगे। लेकिन एटकिंसन महाराज उसमें भी बोलते हैं कि ये सब काल्पनिक है, ये नहीं ले गया था करके। उसमें आशांति देव एक होता है, वो असली इसका फाउंडर था बोलते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें देखना होता है कि कौन से इतिहासकार ने क्या बोला है। मेनली हमारा जो ज्यादा प्रचलित मत वही है कि कौन, नरसिंह देव इसको ले गया वहां से, ठीक है। अब ये राजधानी को थोड़ा थोड़ा इनने चेंज करना शुरू कर दिया। अब कारण क्या है, कारण ये है कि अब यहाँ पर इनका तो पतन हो रहा है, इनका तो डिक्लाइन चल रहा है। अब राइज कितना हो रहा है, किसका हो रहा है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड के मैप में, तो यहाँ पर चंद और पवारों का प्रभुत्व बढ़ने लगा है। तो चंद और पवार क्या करेंगे, यहाँ पर राइज करेंगे और इनका डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चंद पवारों का प्रभुत्व बढ़ने लगा है, ठीक है। तो ये लोग जाने लगे, अब अपनी राजधानियां इधर उधर को चेंज करने लगे हैं थोड़ा थोड़ा करके। सुभिक्ष राजदेव से स्टार्ट कर दिया। सुभिक्ष राजदेव ने क्या किया कि यहाँ पर चमोली है, जो चमोली के यहाँ पर को जोशीमठ है, यहाँ पर को कार्तिकेयपुर था, कार्तिकेयपुर से यहाँ को ये ले आया कहाँ पर कि ये सुभिक्षपुर में, सुभिक्षपुर जोशीमठ में, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, इसका एक वंशज और आएगा बाद में, नरसिंह देव। नरसिंह देव क्या करता है, यहाँ से राजधानी और यहाँ को ले आता है, ये जोशीमठ से ये कतियूर घाटी बैजनाथ में ले आता है, गोमती नदी के तट पर, ठीक है। यहाँ पर को हम देखेंगे आगे, ठीक। एटकिंसन उसको बोलता है कि काल्पनिक है, ये है वो है करके, हम देखेंगे उसको भी, ठीक। तो 11वीं सदी में क्या होता है, 11वीं सदी के स्टार्टिंग में बोल लीजिए, 10वीं सदी के अंत में बोल लीजिए, ठीक है। बात एक ही है, सुभिक्ष के वंश, सुभिक्ष राज्य का वंशज होता है नरसिंह देव, ठीक है। नरसिंह देव, नरसिंह देव क्या करता है, अपनी राजधानी बैजनाथ स्थानांतरित करता है, अपनी राजधानी को क्या कर देता है, बैजनाथ स्थानांतरित कर देता है, बैजनाथ स्थानांतरित, ठीक। ये हो गया, ये बैजनाथ स्थानांतरित करता है। अब राजधानी को, इसको रणचूला कोट वगैरह भी बोलते हैं, देखेंगे आगे हम पूरे डिटेल में। देखिए अब राजधानी परिवर्तन के कारण क्या थे उसको देख लेते हैं। इनके राजधानी परिवर्तन के कारण क्या बताए हैं इतिहासकारों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोले हैं, ठीक है। मेनली वही हुआ, ठीक है, राजधानी परिवर्तन के कारण। दिख रहा होगा ना, चलिए नीचे कर लेते हैं थोड़ा। राजधानी परिवर्तन के कारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला है, ठीक। देखिए इनको पहले तो बोला था कि इनको विष्णु का श्राप मिला था, क्योंकि इनने बाद में फिर विष्णु भगवान की अवहेलना करना, ज्यादा मतलब उनको वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया कुल मिला के। तो इनको विष्णु भगवान का क्या श्राप मिला, विष्णु के श्राप के कारण कहने का मतलब इनको बोला गया है कि, कहा जाता है कि रात को ही विष्णु भगवान ने सपनों में आकर बोला कि तुम यहाँ से रातों रात निकल जाना, नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा वाला हिसाब है ना, कुछ अनहति हो जाएगी, कुछ गलत हो जाएगा। तो ये लोग यहाँ से भाग गए। एक तो मत ये है, ये कहना है। शिव प्रसाद डबराल चारण जी हुए, डबराल, इनका क्या कहना है, इनको भी देखते हैं। इनका कहना है कि यहाँ पर हिमस्खलन होता था, एवलॉन्च जो होता था उसके कारण ये लोग चले गए यहाँ से, ठीक है। हिमस्खलन होता था यहाँ पर, हिमस्खलन होता था, यानी कि एवलॉन्च आते थे बहुत ज्यादा, का भय, इनको इसका भय था, तो इसलिए यहाँ से ये चले गए, ठीक है। शिव प्रसाद डबराल जी का कहना है, ठीक है। एक कारण ये भी बताया जाता है कि पंवार या परमार शासक, जो इधर पंवार शासक मैंने अभी बताया था ना, पंवार या परमार भी बोलते हैं इसको, परमार शासक, शासकों का, पंवार वंश के कारण लिख लीजिए, पंवार वंश के कारण। अब इनका प्रभुत्व हो गया तो ये तो डिक्लाइन हो गया, इनका थोड़ा थोड़ा करके सप्रेस होके, मैंने यहाँ पर बताया था ना। देखिए हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर को हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है, ये वाला रीजन, ये रीजन, इसमें तो चंदों का शासन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई जो ये गढ़वाल वाला रीजन है, इसमें होता है पंवारों का शासन, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक ये था, ये काश जोशीमठ वाला हो गया, जो कार्तिकेयपुर हो गया, और ये सुभिक्षपुर, ये जो हो गए, ये सभी गढ़वाल के अंतर्गत तो आगे। ये चमोली में है, चमोली मतलब गढ़वाल, तो यहाँ पर पंवारों का बोलबाला है, ठीक है, चमोली। अब हम जब पंवारों को देखेंगे तो हमारे यहाँ पर चमोली में, यहाँ पर से उनकी स्टार्टिंग होगी, ठीक है। चांदपुर गढ़ी यहाँ पर को हम देखेंगे, इन यहाँ करके ऐसे बॉर्डर में इन तीनों का यहाँ पर देखेंगे हम, ठीक है। इसको बताऊंगा मैं जब पंवार स्टार्ट होंगे तो, ठीक है, जब हम बताएंगे तो। देखिए अब हम लग रहा होगा कि कुछ साथियों को कि ये अभी तो ये
पवार नहीं है, मतलब ये चल रहे हैं, तो ये पवार कहाँ से आ गया? देखिए मैंने पहले भी बताया है कि जब किसी का पतन होता है तो उसका पतन एकदम 100 से 0 में नहीं आता है, और जिसका राइज होता है तो एकदम 100% में आता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे जो पावर होती है ना, वो पावर थोड़ा थोड़ा करके क्षीण होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके उनका डिक्लाइन होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अयोग्य होते हैं, तो दूसरा या तो उन पर अटैक करेगा, या तो उनके राज्य छीन लेगा, ठीक है, या फिर उनको भगा देगा, ठीक है, या फिर ये जो बड़ी शक्ति होगी ये टूट कर क्या होगी, छोटे छोटे में खुद ही विभक्त हो जाएगी, ठीक है, तो ये स्वतंत्र हो जाते हैं तो, ठीक है, ये सीन होता है। अब इसमें यहाँ पर का क्या है, यहाँ पर का क्या होगा कि ये थोड़ा थोड़ा करके चंद पवार क्या होंगे, यहाँ पर को चंद अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं, मतलब अपने को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, यहाँ पर को पवार स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और ये डिक्लाइन होते जा रहे हैं इनका, ठीक है। ये बाद तक चलते रहेंगे, बाद तक भी हम बाद में देखेंगे ना, रुद्रचंद के टाइम में हम देखेंगे कि यहाँ पर को थोड़े थोड़े छुटमुट एक दो लोग एक दो, मतलब एक दो खंड इनके बच जाते हैं यहाँ पर को हमारे, ठीक है, देखेंगे वहां पर, ठीक है, बाद में बताऊंगा उस चीज को। अब होता क्या है यहाँ पर, जो ये पवार है इनका राइज बढ़ रहा है, इनका राइज बढ़ रहा है, और ये तो क्या है, अयोग्य है, तो इन पवारों ने इनको भागा दिया होगा, या फिर इनको अपने अंडर में कर लिया होगा। तो इनने क्या किया, यहाँ से चल के कुमाऊं वाले रीजन में आ गए, ठीक है, यहाँ से ये आ गए यहाँ नीचे, मतलब यहाँ से कहाँ आ गए, ये नीचे यहाँ पर कतियूर घाटी में आ गए। तो इसका कारण ये भी बताया गया है, ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक। और कतियूर घाटी में बसने के बाद कत्यूरी शासकों के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो इनके संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी मिलती नहीं है, अभाव है उसका। जनश्रुतियों के अनुसार प्रीतम देव और धामदेव, ब्रह्मदेव, वीरदेव आदि कत्यूरी शासक क्या थे, यहाँ पर शासक रहे, ठीक है। कत्यूरी वंश बिखर गया अनेक शाखाओं में और वो विभाजित हो गया, ठीक है। देखिए एक चीज है ना, यहाँ पर लास्ट लास्ट में अब इनका डिक्लाइन हो गया है, यहाँ पर से ये आए, यहाँ पर से भी, इसके बाद भी ये यहीं पर नहीं रहे, इसके बाद ये और बिखर गए, क्योंकि इनका लगभग लगभग डिक्लाइन हो गया था। तो यहाँ पर भी कुछ शासकों के बारे में पता चलता है, जैसे प्रीतम देव हो गया, देखेंगे ना इसके प्रीतम देव के बारे में, जैसे हम जिया रानी वगैरह, इसकी जिया रानी की शादी हुई इसकी, फिर इसके बाद इसका बच्चा धामदेव होगा, धामदेव के भी फिर लाड़म शाही और मालूशाही होंगे, मालूशाही और राजूला मालूशाही करके एक कहानी है ना, हमने राजूला मालूशाही की प्रेम कहानी पढ़ेंगे, राजूला मालूशाही, राजूला मालूशाही यही हो गया इसका नाती। और वो रजुली शौक्याणा करके आपने सुना होगा। रजुली शौक्याणा क्या थी, वो थी पिथौरागढ़ की, पिथौरागढ़ की शौका जनजाति पढ़ी ना हमने, शौका जनजाति जो पढ़ी थी, शौका में हमने पिथौरागढ़ दारमा की थी वो रहने वाली, ठीक है। शौका जनजाति हमने पूरी डिटेल में पढ़ी है, आप लोग देखना वहां रजुली शौकियाना वाला एक वो भी तो फेमस हो रहा है आजकल, कोक स्टूडियो में बसंती देवी करके, ठीक है, वो देखना, ठीक। कहने का मतलब क्या हुआ, अब इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया है, अब इनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो पहले क्या किया इनने, अपने ही यहाँ से इनने कार्तिकेयपुर से क्या हुआ, कार्तिकेयपुर से सुभिक्षपुर लाया, सुभिक्ष देव के बाद ये और डिक्लाइन हुआ इनका, ये आए यहाँ पर कतियूर घाटी में, बैजनाथ घाटी में आए, बैजनाथ घाटी में इनने क्या किया, यहाँ आए, इसके बाद ये फिर और छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया, अभी मैं दिखाऊंगा वो भी छोटे छोटे भाग कौन से थे, ठीक है। अशकोट वगैरह में चले गए थे, यहाँ को अशकोट को, डोटी को चले गए थे, ठीक है, यहाँ को आ गए थे चंपावत वाले रीजन में, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको पूरी अभी डिटेल में, ठीक है। अब थोड़ा सा ये प्रीतम देव और धामदेव ब्रह्मदेव वाले है ना, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से जो जिया रानी वाला कॉन्सेप्ट है ना, उनके बच्चों का थोड़ा सा वहां से वो चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे जागर वगैरह में भी काफी उसका वर्णन मिलता है, तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा इन लोगों के बारे में पता चलता है ना हमें, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर वैसे तो जानकारी का यहाँ से अभाव है, इतना मिलता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है फिर, ये हमारा प्रीतम देव आता है, प्रीतम देव, ठीक है, प्रीतम देव, ठीक है, प्रीतम देव हो गया, धामदेव हो गया, ब्रह्मदेव इनका नाम आता है। ये ब्रह्मदेव लगभग लगभग अंतिम शासक होता है, तो ये काफी अत्याचारी और चरित्रहीन होता है, इसके अत्याचार और चरित्रहीनों के काफी चर्चे प्रचलित थे, ठीक है। तो वीरदेव आदि थे, इसी को वीरम देव भी बोलते हैं, ठीक है। कत्यूरी शासक ये आदि छोटे छोटे खंडों में बिखर गया है, ठीक है। ये बिखरने के बाद अब हम इनके देख लेते हैं थोड़ा सा, ये कत्यूरी जो कुमाऊं में जो कत्यूरी वंश आए हैं ना, जो ये बैजनाथ वाले हैं, थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। तो मध्यकाल में जो बैजनाथ नामक स्थान पर नई राजवंश का उदय हुआ, उसे एटकिंसन ने कत्यूरी कहा, ठीक है। इनको ये जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनको ये बैजनाथ वालों को, इनको एटकिंसन ने क्या कहा, इनको कत्यूरी कहा, कत्यूरी,
किसने कहा है? ये एटकिंसन ने कहा है, ठीक है। बैजनाथ के प्रारंभिक कतियूर की बात करें तो हम 1050 लगभग इनका हम टाइम पीरियड देखेंगे तो 1050 से लेकर 1280 तक, 1050 से लेकर 1280 तक का इनका टाइम है लगभग, ठीक है। देखिए अब ये बैजनाथ में आ चुके हैं। बैजनाथ में इनका लगभग टाइम पीरियड देखेंगे तो ये 1050 से लेकर 1280 तक का टाइम देखेंगे, इनका प्रारंभिक टाइम देख रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनको बताऊं आपको, देखिए नया फ्रेश पेज ले लेते हैं, यहाँ देखेंगे बैजनाथ के प्रारंभिक कतियूर। देखिए बैजनाथ चले गए हैं, अब ये बैजनाथ के प्रारंभिक कतियूर शासक, कतियूर शासक, ठीक है। देखिए थोड़ा छोटू सा यहाँ पर मैप बना लेते हैं उत्तराखंड का, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में सहूलियत हो जाएगी। मैं खाली उसी को फोकस करूंगा अभी, बागेश्वर वाले रीजन को, बैजनाथ को, ठीक है। अभी हम ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने। देखिए अब ये है ना बागेश्वर। देखिए होता क्या है कि हमारे चमोली वाले रीजन में, ये चमोली में पहले यहाँ पर कार्तिकीपुर में थे, ठीक है, जोशीमठ के पास। जोशीमठ से ये सुभिक्षुपुर लाया, सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। यहाँ तक सबसे पहले यहाँ पर चल रहा था हमारा, यहाँ पर चल रहा था। इसके बाद ये सुभिक्षुपुर लाया, इसके बाद और डिक्लाइन हुआ इनका, तो यहाँ पर नरसिंहदेव यहाँ बैजनाथ ले आया। अब बैजनाथ में भी इनका लगातार डिक्लाइन होते जा रहा है, ये लोग टूटते जा रहे हैं। तो अब बैजनाथ में जो आए हैं, अब बैजनाथ के प्रारंभिक शासक जो थोड़ा बहुत है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बैजनाथ के जो प्रारंभिक शासक हैं, बैजनाथ इनकी अगर बात करें थोड़ा बहुत, इनका लगभग टाइम पीरियड देखें तो 1050 से लेकर 1280 तक का ये टाइम था लगभग, ठीक है। 1280 तक का टाइम था। नरसिंहदेव द्वारा जोशीमठ से बैजनाथ राजधानी स्थान, देखिए जो हमारा एटकिंसन है, एटकिंसन, एटकिंसन महाराज क्या बोलता है, एटकिंसन के अनुसार जो ये राजा नरसिंहदेव द्वारा जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरित करने की जो कहानी है वो काल्पनिक है बोल रहा है, ठीक है। और पाली पछाव वंशावली है एक, पाली पछाव वंशावली में क्या बोला गया है, आशंति देव है एक, ये आशंति देव कतियूर वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। पाली पछाव एक वंशावली है, ठीक है। पाली पछाव, पछाव, पाली पछाव का मतलब क्या हुआ है, चौखुटिया वाली रीजन, ठीक है, चौखुटिया वाला रीजन। अब चौखुटिया की बात करें ना, ये हमारा अल्मोड़ा वाला रीजन समझ लीजिए, ठीक है, ये वाला रीजन। तो यहाँ पर ये चौखुटी, हमारी चौखुटिया मतलब पाली पछाव, पाली पछाव की जो वंशावली है, पाली पछाव की वंशावली, वंशावली, इस वंशावली के अनुसार क्या बोला गया है कि इसका कौन था फाउंडर, आशंति देव था, आशंति देव इसका क्या था, संस्थापक था, इसको माना गया है, ठीक है। अब ये लोग हो गए प्रारंभिक वाले, कुछ खास नहीं है इसमें भी। इसके बाद हमारे बैजनाथ के परवर्ती कतिवर्षी मतलब उत्तरवर्ती, इसके बाद वाले देख लेते हैं, बाद के जो है थोड़ा बहुत यहाँ से हमें जागर गाथाओं में मैंने बताया था ना कि प्रीतम देव वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ से पता होना चाहिए, तो इसमें फोकस करना थोड़ा सा। बैजनाथ के जो परवर्ती शासक हैं, बैजनाथ के परवर्ती शासक, परवर्ती शासक, परवर्ती कतियूर शासक लिख लीजिए, कतियूर राजा, ठीक है। परवर्ती मतलब लेटर, ठीक है, बाद वाला, ठीक, उत्तरवर्ती भी बोलते हैं। देखिए राजा बलियों में, राजा बलि का मतलब जैसे हुई, जैसे हम वंशावली बोल रहे थे वैसे ही राजा बलि, राजाओं की बलि होती है, ठीक है, राजाओं के बारे में उनमें लिखा रहता है, ठीक है। तो इन राजा बलियों में क्या लिखा गया है, राजा बलियों में, राजा बलियों में क्या कहा गया कि जो प्रीतम देव है ना, जो प्रीतम देव को जागरों में पृथ्वीपाल पिथौरा या राय पिथौरा भी बोल जाता है, इसने रावनीबाग नामक स्थान पर तुर्कों को पराजित किया था, ठीक है। और इसी के नाम पर पिथौरागढ़ का भी संभवतः नाम पड़ा, ठीक है। तो इनमें क्या कहा गया है, जो प्रीतम देव है ना, जो प्रीतम देव, प्रीतम देव जो है इसको जागर गाथाओं में पृथ्वीपाल कहा गया है, पृथ्वीपाल, इसको पिथौरा कहा गया है, पिथौरा, इसको कोई राय पिथौरा भी बोल रहते हैं, राय पिथौरा, ठीक। इसने रानीबाग
नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया था, ये जानकारी मिलती है। इसने रानीबाग रानीबाग नामक स्थान पर तुर्कों को पराजित किया। बाद में हम रानीबाग का युद्ध भी देखेंगे, जिया रानी वाला, ठीक है। तो रानीबाग में ये जिया रानी इसकी पत्नी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तुर्कों को पराजित किया, ये पता चलता है। पाली पछाव वंशावली के अनुसार जिया रानी मौला देवी से इसका पुत्र उत्पन्न हुआ। इसकी पत्नी क्या थी? ये प्रीतम देव की इसकी पत्नी थी जिया रानी। इसको मौला देवी, पिंगला देवी आदि इसके नाम और भी हैं, ठीक है। जिया रानी से इसकी शादी हुई थी, ठीक है। और कहा जाता है कि पाली पछाव वंशावली के अनुसार जिया रानी, या इसको मौला देवी बोलते थे, ठीक है। मौला देवी से उत्पन्न इसका उत्तराधिकारी धामदेव हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ? इन दोनों का पुत्र क्या हुआ? धामदेव हुआ, ठीक। इन दोनों का पुत्र हुआ धामदेव, ठीक है, जो कि इनका उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है, इनका सक्सेसर हुआ। इनके बाद धामदेव शासक बना, ठीक। धामदेव ने डोटी को जीत लिया। धामदेव ने क्या किया? इसने डोटी को जीता। देखिए डोटी ये वाला रीजन है, ठीक है, नेपाल वाला इधर को रीजन, ठीक है, पश्चिमी नेपाल। तो इसने क्या किया? डोटी को जीता, इसने डोटी को जीता, ठीक, डोटी को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। कतियूर साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिया इसने, दिख रहा होगा ना, अब देखिए, अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक, इस धामदेव ने। अब देखिए धामदेव के बारे में भी, अब इनके में जो बता रहा था मैं, वो वाली कहानी सुनिए, ये थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन, ये जागर वगैरह में काफी फेमस होता है। अपने नॉलेज के लिए भी, अपने उसके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए ना, यहाँ से थोड़ा बहुत ये चीजें कल्चर में भी आ जाती हैं। फिर धामदेव के मालूशाही, इसके दो लड़के हुए, मालूशाही तथा लाड़मशाही, इसके दो पुत्र हुए। एक था मालूशाही और दूसरा क्या था? लाड़मशाही। मैं कल्चर वगैरह ये किस लिए बोल रहा था। अब ये मालूशाही का क्या हुआ ना, मालूशाही का प्रेम कहानी पढ़ते हैं ना, रजुली शौकियाना वाली, तो इसकी प्रेम कहानी देखने को मिलती है मालूशाही की। तो एक दारमा की लड़की होती है राजुला, इसको रजुली शौकियाना भी बोलते हैं। रजुली शौकियाना शौका जनजाति की थी ना, तो राजुला मालूशाही, इनकी इसलिए प्रेम कहानी प्रचलित है, ठीक है। इसका नाम था रजुली शौकियान, ये दारमा की थी, ठीक है। दारमा यानी कि पिथौरागढ़ वाला रीजन हमारा। दारमा ब्यास को जोड़ने वाला दर्रा पड़ा था ना हमने, शिमला दर्रा, तो वही वाला ये दर्रा पिथौरागढ़, ठीक है। ये पिथौरागढ़ की थी लड़की, ठीक है। और ये मालूशाही तो ये हुआ धामदेव का बेटा, ठीक है। तो राजुला मालूशाही करके इनकी प्रेम कहानी काफी प्रचलित, ठीक है। रजुली शौकियाना करके फोक स्टूडियो में भी तो बीच में आई थी, देखना, उस चीज को देखना, ठीक। तो धामदेव के पश्चात इन बलियों में ब्रह्मदेव का नाम आता है, ठीक है। इस धामदेव के बाद क्या आता है? इस धामदेव के बाद इन बलियों में जो हमने वंशावलियां पढ़ी, या फिर हमारी ये पाली पछाव वाली पढ़ी, ठीक है, तो इनमें राजा बलियां जो हैं, इनमें फिर ब्रह्मदेव का नाम आता है। ये काफी क्रूर टाइप का था, इस जिसे वीरदेव या वीरमदेव भी कहा जाता है, ठीक है। इसे अंतिम कत्यूरी राजा माना जाता है। किसको? ब्रह्मदेव को। जो ब्रह्मदेव नाम आ रहा है ना, ब्रह्मदेव नाम आ रहा है, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, ब्रह्मदेव जो है लगभग इनका अंतिम शासक था, ठीक है। इसका नाम वीरमदेव भी आता है, वीरदेव भी आता है, ठीक है। ये अंतिम कत्यूरी शासक माना जाता है। इससे बहुत ही ये मतलब बेकार टाइप का आदमी था, ये बहुत क्रूर टाइप का था, जनता का उत्पीड़न करता था और ये बड़ा चरित्रहीन था। तो इसकी जो प्रजा की जनता उत्पीड़न होगी, प्रजा उत्पीड़न तथा चरित्रहीनता की काफी कहानियां प्रचलित हैं, ठीक है। इसकी इस ब्रह्मदेव की फाइनली इनका खत्म हो जाता है।
अब इनकी अगर बात करें ना, ये एकदम बिखर गए थे। अब एकदम कितना बिखर गए थे, जैसे हमने देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले कार्तिकेयपुर में है, कार्तिकेयपुर से ये आए वहां से भाग के कहाँ पर, यहाँ पर नीचे आए सुभिक्षपुर, सुभिक्ष से राजदेव वाला है यहाँ पर। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आए कतियूर घाटी में, बैजनाथ में, बैजनाथ के बाद भी ये फिर और बेकर के छोटी छोट मोट ये कुछ लोग चले गए यहाँ पर काली कुमाऊं वाले क्षेत्र, काली कुमाऊं वाला क्षेत्र ये चंपावत वाला क्षेत्र हो गया। देखिए मैं काली कुमाऊं बोल रहा हूँ तो खाली चंपावत नहीं होगा, अब ये उत्तराखंड तो अब बना डरा ना, ये बाउंड्री तो अब बाद में बनी। अब उस टाइम में तो ये पूरा इलाका होगा ना, काली कुमाऊं का मतलब ये वाला पूरा इलाका, यहाँ से यहाँ तक ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद डोटी वाला, ये कुछ लोग यहाँ फैल गए, यहाँ पर छुटमुट करके कुछ लोग यहाँ यहाँ चले गए, कुछ लोग यहाँ ये डोटी वाले रीजन में यहाँ चले गए, ठीक है। कुछ लोग अशकोट में चले गए, यहाँ पे ये लोग रजवार वगैरह कहलाए, ठीक है, यहाँ चले गए पाल रजवार, इस प्रकार से अलग अलग करके अलग अलग इनके इनने छोटे छोटे कर लिए। 12 मंडल, कुछ लोग 12 मंडल वाले रीजन में चले गए, ठीक है। यहाँ पर को हमारा ये 12 मंडल अल्मोड़ा वाला रीजन समझ लीजिए, दानपुर यही हमारा, यहाँ पर वो हमारा ये बागेश्वर में दानपुर दानपुरिया लोग रहते हैं यहाँ। फिर पाली पछाव में चले गए कुछ लोग, पाली पछाव में छिड़क गए, ठीक है, पाली पछाव चौखुटिया वाला रीजन अल्मोड़ा का, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक। उसके बाद फालदा कोट में चले गए कुछ लोग, फालदा कोटी, जहाँ फालदा कोटी बोली जाती है, पौड़ी अल्मोड़ा वाला रीजन समझ लीजिए, पौड़ी अल्मोड़ा वाला रीजन, ये वाला रीजन मेनली समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक। तो इस प्रकार से छोट मोट करके ये लोग ऐसे बिखर गए, कहने का मतलब फाइनली इनका डिक्लाइन हो गया, थोड़ा छोटे छोटे ऐसे। देखिए मैंने क्या बोला था, एक चीज फिर से बता रहा हूँ कि अगर डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि इनका नामो निशान मिट गया है, नामो निशान नहीं मिटा है, ये छोट मोट कर तो रहे हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन इनका अब कोई प्रभुत्व नहीं है, इनमें कोई दम नहीं है अब, ठीक है। अब यहाँ पर किसका आ गया है शासन, यहाँ पर परमार आ गया है, और यहाँ पर क्या आ गए हैं, चंद आ गए हैं कुमाऊं में, ठीक है। तो इस प्रकार से छुटमुट छिटक गए हैं, तो अब इनका प्रभुत्व नहीं रहा है, तो इनका डिक्लाइन हो गया है, कहने का मतलब ये हुएंगे, जीरो थोड़ी हो गए हैं ना। वो चीज मैं बार बार बोलता हूँ कि किसी का भी डिक्लाइन होने का मतलब वो एकदम जीरो नहीं हुआ है, ठीक है, एकदम खत्म नहीं हुआ है। और राइज का मतलब ये भी नहीं है फिर इसका उल्टा कि वो एकदम 100% में है, ठीक है। जहां पर 100% में नहीं होगा तो ये लोग जो छोटमोट होगा, यहाँ पर ये लोग अपना शासन कर रहे होंगे छोटे छोटे, ठीक है, जैसे छोटे छोटे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ये छोटमोट लगे पड़े हैं, ठीक है। जैसे पाल हो गए इनका, फिर रजवार, इस प्रकार से इनके शासक करके जाने जाते थे, ठीक है। देखिए रुद्रचंद के समय केवल तल्ला और मल्ला कत्यूर ही बाकी रह गया था। अब रुद्रचंद इनका आते आते पतन होते गया, ये छुटमुट भी खत्म होते गए, छुटमुट भी खत्म होते गए। लास्ट में चंद वंश का प्रभाव बढ़ते गया। चंद वंश के प्रभाव में, चंद वंश के टाइम में एक राजा आएगा रुद्रचंद, काफी अच्छा राजा था, मतलब प्रभावशाली राजा था रुद्रचंद। इसने तराई वगैरह की स्थापना भी की, रुद्रपुर इसने बसाया है, बाजपुर बसाया है, ठीक है, बाजपुर तो बहादुर ने। रुद्रचंद इसने अकबर के समकालीन था, ठीक है, इसने रुद्रपुर गौरव बसाया। तो ये रुद्रचंद जो है, इस रुद्रचंद के समय में तल्ला और मल्ला कत्यूर ही बाकी रह गया था। अब ये कत्यूर घाटी थी ना, जो ये भी तल्ला कत्यूर मल्ला कत्यूर में डिवाइड होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तल्ला कत्यूर और मल्ला कत्यूर ही सिर पर रह गए थे रुद्रचंद के आने तक के, ठीक है। रुद्रचंद को हम पढ़ेंगे इसके बाद में, मतलब आएगा ना अब हमारा, इसके बाद चंद पंवारी आएगा, इधर का चंद हो गया, इधर का पंवार हो गया, ठीक है। तो ये ठीक, तो इसके टाइम में कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मल्ला कत्यूर और तल्या कत्यूर सिर्फ यही रह गए, अभी छुटमुट ये है जो ये भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ रहे हैं तल्ला कत्यूर और मल्ला कत्यूर वाले, ठीक है। इसके साथ ही हमारा हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, हमारा चंद वंश कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम कत्यूरों की शासन व्यवस्था देखेंगे, इनका शासन प्रशासन कैसे होता है, क्या होता है, ये कैसे अपना राजकाज करते हैं। देखिए एक राजा है तो सभी जगह तो वो जाएगा नहीं, सारे इतने काम तो वो अकेला कर नहीं सकता है, इसलिए हम इनका प्रशासन देखेंगे। देखिए प्रशासन की बात करें ना, प्रशासन को भी पूरी डिटेल में लाऊंगा, अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो प्रशासन में क्या होता है ना, प्रशासन का मतलब क्या हुआ कि ये अपना राजकाज कैसे कर रहे हैं, ठीक है, राजकाज कैसे कर रहे हैं, कि कौन क्या होगा, किस प्रकार से इनका एक कोई हेड होगा, फिर हेड के नीचे और सबॉर्डिनेट होंगे, सबॉर्डिनेट के नीचे फिर और इनके ऑफिसर होंगे जो चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे आजकल होते हैं ना। तो वैसे ही सेम हम आगे देखेंगे, मैं उससे आज से ही कोरिलेट करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा, पूरा देखना। इसके साथ ही हमारे एंसेंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद शासन प्रशासन आएगा, इनके जो केंद्रीय प्रशासन क्या था, इनका केंद्रीय प्रशासन और इनका और प्रांतीय प्रशासन क्या था,
प्रोविंस में कौन लोग थे और इनके सेंट्रल बॉडी में कौन काम करते थे, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं। विश यू हैप्पी दिवाली, आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ पूरी डिटेल में मैंने चीजें बताई गई हैं। बाय बाय, टेक केयर।